जबलपुर नामक गांव में बहुत से लोग रहा करते थे, लेकिन एक घर सुनीता का था जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी सौतेली माँ उसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी, उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती और उसे हर रोज मारती थी। पर बेचारी कर भी क्या सकती थी, चुपचाप खुद पर हुए जुर्म को सहती जा रही थी। सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ मर गई? जरा यहाँ आ। हमेशा काम के वक्त गायब हो जाती है। जरूर अनन्या के कमरे में कुछ कर रही होगी। अरे वाह, यहाँ खेलने में कितना मजा आ रहा है। मेरी माँ तो मुझे यहाँ कभी आने ही नहीं देती। अच्छा हुआ अनन्या भी अभी यहाँ पर नहीं है। अरे यार, माँ तो बुलाने लगी, अब उसे क्या जवाब दूंगी। चलो जल्दी से चलती हूँ, वरना वो यहाँ खुद आएंगी तो मेरी पिटाई कर देंगी। सुनीता अपनी सौतेली माँ के सामने सर झुकाए खड़ी हो जाती है। अरे ओ सुनीता, सच बता, तो कहाँ गई थी? अनन्या के कमरे में थी या फिर मेरे कमरे से तुम पैसे चोरी? सोनपुर नामक गांव में एक परिवार बहुत ही हंसी खुशी रहता था। वो ज्यादा लंबा परिवार तो नहीं था, बस एक दादी और एक पोती रहती थी। रिया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए रिया का ख्याल उसकी दादी ही रखती थी। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? पहले मेरे बेटे और बहू को छीन लिया, अब इस बच्ची को तो इतनी तकलीफ मत दो। अपनी भी जिंदगी में खुशियाँ का पल आएगा। रिया को गाना गाने का बड़ा ही शौक था, पर इस बात से उसकी दादी काफी चिढ़ती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह सब काम रिया करे। रिया से उसकी दादी कहती है, देख रिया बेटा, तेरी बचपन की बात और थी, पर अब तुझे ये सब शोभा बिल्कुल नहीं देता। अरे मैं चाहती हूँ तू पढ़ाई लिखाई करे। क्या दादी माँ, आप मुझसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकती। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, जिसमें मेरा दिल लगता है वो मुझे करने देना। हमेशा की तरह इस बार भी रिया दादी की एक नहीं सुनती और हमेशा की तरह अपनी दादी की बातों को अनदेखा कर देती है। हे भाई, तो काफी जंगल दिखाई देता और यहाँ पर अधिकतर लोग भी नहीं रहते। इसमें से एक घर में एक आदमी रहती थी जो कि बड़ी ही आलसी थी। दोनों बहनें काम नहीं करना चाहती थी। छोटी बहन बड़ी को काम बताती तो बड़ी बहन छोटी को, कल सुबह होते ही मैं घर से निकल जाऊंगी, फिर देखती हूँ रिंकी कैसे काम नहीं करती। अरे मैं भी कितनी चालाक हूँ। ऐसा कहकर नैना फिर नए नए बहाने खोजने लगती है, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहती थी और नैना बस सवेरे होने का इंतजार कर रही थी। और जब सवेरा हुआ तो रिंकी भी काम करने के आजकल से नहीं उठ रही थी, क्योंकि वो भी अपनी बहन से कम नहीं थी। अरे ओ महारानी, चल अब उठ जा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम घर की सफाई करके रखना। नैना ऐसा कहकर उसके पास खड़ी रहती है, पर उधर से कोई जवाब नहीं आता और इस पर नैना उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। लगता है महारानी नहीं उठेंगी, मुझे क्या, मैं भी सोने जा रही हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं करना। ऐसा कहकर नैना भी अपने कमरे में आ जाती है, पर उसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। अरे, सोनपुर नामक गांव में बहुत से लोग रहा करते थे। यहाँ के अधिकतर लोग अमीर हुआ करते थे, पर इस गांव में एक गरीब लड़की भी रहती थी। मानो वह गरीब ना थी, पर उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ उसे नहीं मानती थी। सौतेलापन करती, सौतेला व्यवहार दिखाती। उस अंजलि की बच्ची को मुझे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आखिर उसका इस दुनिया में है भी तो कौन? जो उसका पिता था अब वह मेरा पति है, कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं क्या करूँगी? माया ऐसा कहकर अपने पति का इंतजार करने लगती है और वह आज अपनी सौतेली बेटी की शिकायत लगाने वाली थी। तभी वहाँ उसका पति भी आ जाता है और माया से कहता है, क्या बात है माया, आज कुछ ज्यादा गुस्सा में लग रही हो, कहीं तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ तो नहीं बोलने वाली? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करती, पर वो हमारी बच्ची है। हेलो माँ, मेरे पति तो उनकी बेटी के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। लगता है जबलपुर नामक गांव में बहुत से लोग रहते थे। इसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां एक गरीब बच्ची रहती थी, जिसका इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं था। माता के मर जाने के बाद पिता बचा था,
कुछ दिनों के बाद पिता की भी मृत्यु हो गई। ओए नम्रता सुन, मैं और मेरी प्यारी बिटिया पार्टी में जा रहे हैं, तब तक यहाँ से हिलियो भी मत। और हाँ, घर के सारे काम को लिपटा कर रखना, वरना मैं आऊंगी तो तू अच्छी तरीके से जानती है कि तुम्हारा क्या हाल होगा। छी छी छी, इतनी गंदी कॉफी कोई बनाता है? तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। मैं तुझे समझा रही हूँ नम्रता, तेरे पास आखिरी मौका है, सुधर जा, वरना मैं तुझे इस घर से बाहर कर दूंगी। माफ कर दीजिए माँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अगले दिन प्रिया की माँ तैयार होकर घूमने के लिए जा रही थी, पर उसकी सौतेली बेटी का मन अच्छा नहीं था। ओ महारानी, मैं जा रही हूँ, घर के सारे कामकाज करके रखना, कल ही तुझे बताया था ना। और हाँ, जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक मेरे और मेरी बच्चे के कमरे में मत जाना। ठीक है माँ जी, मैं नहीं जाऊँगी। वैसे भी आप मुझे कभी जाने देती हैं आपके और प्रिया दी के कमरे में? आप जाइए और निश्चिंत रहिए, मैं किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, मैं पक्का कह रही हूँ। हाँ ठीक है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा रोना धोना सुन सकूं। मीना जब भी कहीं जाती तो अपनी सौतेली बेटी को ले जाने की बात नहीं करती, उससे घर के सारे कामकाज करवाती, और तो और ठीक ढंग से उसे खाना भी खाने के लिए नहीं देती। मीना का सारा परिवार घूमने के लिए जा रहा था, पर बेचारी बच्ची घर में अकेली ही रह गई, क्योंकि उसे किसी ने भी जाने के लिए नहीं कहा। काश मेरे भी बाबूजी और माँ जिंदा होते तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते, मैं भी कहीं घूमने के लिए जाती। मैं तो कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खा रही हूँ। अरे तुम क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना। देखो, मैंने अपनी मम्मी को मना लिया कि मैं उन लोगों के साथ कहीं भी घूमने नहीं जाऊंगी। और पता है मैंने मम्मी से क्या झूठ कहा कि क्या पता अपर्णा घर की तहस नहस कर देगी और कुछ चोरी कर लेगी। अब देखो मम्मी आसानी से मान भी गई। अब हम लोग रोज रोज खेलने के लिए जाएंगे। कम से कम मम्मी को 7 से 8 दिन तो आने में लग ही जाएंगे, तब तक हम दोनों बहनें मस्ती करेंगे। क्या बोलती हो? अरे नहीं, तुम्हें सारे लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। प्रिया, तुम तो चली जाती, मैं यहाँ रहकर बोर होऊंगी, पर तुम क्यों रह रही हो यहाँ पर? अपर्णा की बातों का प्रिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वह चुपचाप उदास वहीं खड़ी रहती है और अपर्णा की बातों का कोई जवाब नहीं देती। अपर्णा, तुम मुझे अपनी बहन मानती हो ना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? आज से तुम में और मुझ में कोई भी फर्क नहीं है। मैं ये बात मेरी माँ को समझा दूंगी। झारखंड के निकट एक गांव था जिसमें एक बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति का घर था। वह व्यक्ति हद से ज्यादा कंजूस था। उसकी हरकतें ही ऐसी थी कि उसकी सोच की वजह से सारे घर वाले हमेशा परेशान रहते थे। नीचे ही बैठ जाता हूँ खाना खाने के लिए, अगर मैं पलंग पर बैठ गया तो सिमरन बार बार बेडशीट को धोकर उसे फाड़ देगी और मुझे नई बेडशीट खरीदनी पड़ेगी। रामू अपने आप से बातें कर रहा था, तब तक उसकी बेटी उसके सामने आती है। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप नीचे क्यों बैठे खाना खाने के लिए? बेड पर बैठ जाइए ना। इतने सारे पैसे बचाकर आप कहाँ जाएंगे? बहुत सारे तो पैसे हैं आपके पास। नहीं लाडो, अगर मैं इस बेड पर बैठ गया फिर तेरी माँ बेडशीट को धो धो कर फाड़ डालेगी, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे नई बेडशीट दे पाऊँ। अभी इधर ही तो 4 साल पहले तेरी माँ को मैंने बेडशीट ला कर दिए हैं। इतना जल्दी भी क्या है पैसे खर्च करने की? अरे पैसे कमाने में वक्त लगते हैं। जा तू जा। ओ पापा, आपने माँ को 4 साल पहले ही चीजें दिलाई थी और उसके बाद अब तक कर रहे हो। आप कितने कंजूस हो। मुझे कभी आप टॉफी भी नहीं दिलाते और ना ही घुमाने के लिए ले जाते हो। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो रामू की पत्नी सज धज कर कहीं जाने की तैयारी में थी। रामू की पत्नी को मन ही मन में बहुत अफसोस होता था कि किस आदमी से हमने शादी कर ली। हे भगवान, ना जाने कैसे कर्म थे मेरे जो मैं इस आदमी के पल्ले पर गई। कितना कंजूस है, छी छी। आज तक कभी अच्छे खाने भी नहीं खाए होंगे इन्होंने। क्या हुआ रमा, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? जरा मुझे भी बताओ, क्या बात हो गई? कहीं फिर से तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो नहीं आ रहा है? ये सुबह सुबह भगवान के नाम लेने की जगह तुम मुझे गालियाँ क्यों दे रही हो? आपकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं, क्या कहूँ, मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अरे मुझे तो तंग करते ही हो, कम से कम मेरी बच्ची को तो छोड़ दो। कितने दिनों से उसे बाहर जाने का मन कर रहा है। हाँ तो भेजो ना अपनी बच्ची को बाहर,
पर रमा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अपनी जेब में से 1 रुपए भी नहीं देने वाला हूँ। बाहर जाने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। मैं आपसे कितनी बार कहूँ, वो बच्ची है, उसका कुछ खाने का मन होगा तो वह किससे मांगेगी, क्या करेगी। दिन यूं ही बीतता चला गया। कुछ दिनों के बाद लाडो बहुत ही बीमार पड़ जाती है और दर्द से चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है। उसकी माँ से ऐसी हालत देखी नहीं जाती, पर बेचारी मजबूर थी। लाडो, अरे ओ लाडो, तुझे क्या हुआ? जब देखो तब सोई रहती है। आजकल तो चहल पहल भी नहीं है। लगता है मुझसे दोनों माँ बेटी नाराज है। खैर मुझे क्या, मैं तो पैसे देने वाला नहीं। रामू लाडो की ऐसी हालत देखकर भी पैसे देने से मना करता है, जबकि लाडो बहुत ज्यादा बीमार थी। दूसरे दिन दोपहर में जब रामू घर खाना खाने के लिए आता है, तब उसे लाडो की माँ बहुत ही घूर घूर कर गुस्से से देखी जा रही थी। अरे रमा, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, मुझे तुम गुस्से से घूरे जा रही हो। कल मैंने पैसे नहीं दिए, इसलिए अपनी बेटी को भी मना किया है ना मुझसे बात करने को। देखो जी, मुझसे फालतू की बातें मत करो। तुम्हें नहीं पता लाडो को कितनी तेज बुखार है। कभी तुमने उसके पास जाके उसके शरीर को छू कर भी देखा क्या? लाडो को बुखार है। मुझे माफ कर दो रमा, मुझे नहीं पता था कि मेरी कंजूसी की वजह से इतना सारा काम बिगड़ जाएगा। दोबारा से ऐसा काम कभी मत करना। तुम्हें पता है, आज मैंने लाडो को दवाई नहीं दी होती तो उसकी क्या हालत होती। तुमने तो पैसे देने से भी इनकार कर दिए। मुझे माफ कर दो रमा, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा। झारखंड के निकट एक गाँव था, जिसमें एक बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति का घर था। वह व्यक्ति हद से ज्यादा कंजूस था। उसकी हरकतें ही ऐसी थी कि उसकी सोच की वजह से सारे घर वाले हमेशा परेशान रहते थे। नीचे ही बैठ जाता हूँ खाना खाने के लिए। अगर मैं पलंग पर बैठ गया तो सिमरन बार बार बेडशीट को धोकर उसे फाड़ देगी और मुझे नई बेडशीट खरीदनी पड़ेगी। रामू अपने आप से बातें कर रहा था, तब तक उसकी बेटी उसके सामने आती है। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप नीचे क्यों बैठे खाना खाने के लिए? बेड पर बैठ जाइए ना। इतने सारे पैसे बचाकर आप कहाँ जाएंगे? बहुत सारे तो पैसे हैं आपके पास। नहीं लाडो, अगर मैं इस बेड पर बैठ गया फिर तेरी माँ बेडशीट को धो धो कर फाड़ डालेगी और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे नई बेडशीट दे पाऊँ। अभी इधर ही तो 4 साल पहले तेरी माँ को मैंने बेडशीट ला कर दिए हैं। इतना जल्दी भी क्या है पैसे खर्च करने की? अरे पैसे कमाने में वक्त लगते हैं। जा तू जा। ओ पापा, आपने माँ को 4 साल पहले ही चीजें दिलाई थी और उसके बाद अब तक कर रहे हो। आप कितने कंजूस हो। मुझे कभी आप टॉफी भी नहीं दिलाते और ना ही घुमाने के लिए ले जाते हो। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो रामू की पत्नी सज धज कर कहीं जाने की तैयारी में थी। रामू की पत्नी को मन ही मन में बहुत अफसोस होता था कि किस आदमी से हमने शादी कर ली। हे भगवान, ना जाने कैसे कर्म थे मेरे जो मैं इस आदमी के पल्ले पर गई। कितना कंजूस है, छी छी। आज तक कभी अच्छे खाने भी नहीं खाए होंगे इन्होंने। क्या हुआ रमा, अकेले अकेले क्या बुलबुला रही हो? जरा मुझे भी बताओ, क्या बात हो गई? कहीं फिर से तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो नहीं आ रहा है? ये सुबह सुबह भगवान के नाम लेने की जगह तुम मुझे गालियाँ क्यों दे रही हो? आपकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। क्या कहूँ, मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अरे मुझे तो तंग करते ही हो, कम से कम मेरी बच्ची को तो छोड़ दो। कितने दिनों से उसे बाहर जाने का मन कर रहा है। हाँ तो भेजो ना अपनी बच्ची को बाहर। पर रमा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अपनी जेब में से 1 रुपए भी नहीं देने वाला हूँ। बाहर जाने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। मैं आपसे कितनी बार कहूँ, वो बच्ची है, उसका कुछ खाने का मन होगा तो वह किससे मांगेगी, क्या करेगी। दिन यूं ही बीतता चला गया। कुछ दिनों के बाद लाडो बहुत ही बीमार पड़ जाती है और दर्द से चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है। उसकी माँ से ऐसी हालत देखी नहीं जाती, पर बेचारी मजबूर थी। लाडो, अरे ओ लाडो, तुझे क्या हुआ? जब देखो तब सोई रहती है। आजकल तो चहल पहल भी नहीं है। लगता है मुझसे दोनों माँ बेटी नाराज है। खैर मुझे क्या, मैं तो पैसे देने वाला नहीं। रामू लाडो की ऐसी हालत देखकर भी पैसे देने से मना करता है, जबकि लाडो बहुत ज्यादा बीमार थी। दूसरे दिन दोपहर में जब रामू घर खाना खाने के लिए आता है, तब उसे लाडो की माँ बहुत ही घूर घूर कर गुस्से से देखी जा रही थी। अरे रमा, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, मुझे तुम गुस्से से घूरे जा रही हो। कल मैंने पैसे नहीं दिए, इसलिए अपनी बेटी को भी मना किया है ना मुझसे बात करने को। देखो जी, मुझसे फालतू की बातें मत करो। तुम्हें नहीं पता लाडो को कितनी तेज बुखार है। कभी तुमने उसके पास जाके उसके शरीर को छू कर भी देखा क्या? लाडो को बुखार है। मुझे माफ कर दो रमा, मुझे नहीं पता था कि मेरी कंजूसी की वजह से इतना सारा काम बिगड़ जाएगा। दोबारा से ऐसा काम कभी मत करना।
तुम्हें पता है आज मैंने लाडो को दवाई नहीं दी होती तो उसकी क्या हालत होती। तुमने तो पैसे देने से भी इनकार कर दिए। मुझे माफ कर दो रमा, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा।